Good morning, students. I am Preeti Sharma from Adarsh Pal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your SST teacher. Today we are going to start our fourth chapter. कल हमने इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है इसको स्टार्ट किया था अपने चैप्टर 4 का, जिसका नाम है एयर. ठीक है, आज हमें क्या पढ़ेंगे? कंपोजिशन ऑफ और स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कितने लेयर्स हैं, इसके डिफरेंट जो लेयर्स हैं उनके बारे में हम आज स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, कल हमने कॉम्पोजिशन पढ़ा था एटमॉस्फेयर का कि ये जो एटमॉस्फेयर है वो किन किन चीजों से मिलकर. यस, माइक ऑफ करो प्लीज. लीजा का माइक ऑफ करो. लीजा माइक ऑफ करो बेटा. So, structure of atmosphere. स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. कल हमने इसमें कुछ पढ़ा था कि इसके जो लेयर्स हैं वो कौन कौन से हैं स्ट्रक्चर के लिए. जो इसके डिफरेंट लेयर्स हैं वो है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. आज हम उन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. जो डिफरेंट लेयर्स हैं जिसके पिक्चर आपके बुक में दी गई है. ठीक है, तो उन डिफरेंट लेयर्स के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले जो लेयर आता है वो आता है ट्रोपोस्फेयर. सबसे पहला जो लेयर है वो आता है आपका ट्रोपोस्फेयर. जो फर्स्ट लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर. दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे इंपॉर्टेंट लेयर कहलाता है. इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर. इसकी एवरेज हाइट जो है वो कितनी है? 13 किलोमीटर. एवरेज हाइट जो है वो ट्रोपोस्फेयर की कितनी है? 13 किलोमीटर. द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट एयर. कि यहाँ पर ये जो ट्रोपोस्फेयर है यहाँ पर वो एयर प्रेजेंट है जो हम ब्रीथ करते हैं, यानी कि जो हम सांस लेते हैं जिस हवा से, वो एयर इस लेयर पे प्रेजेंट है. ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फेनोमेना लाइक रेनफॉल, फॉग, हेलस्टॉर्म ऑकर इन दिस लेयर. कि इस लेयर के ऊपर जितने भी वेदर फेनोमेना मीन्स बारिश होना और स्नोफॉल होना, हेलस्टॉर्म होना. हेलस्टॉर्म मतलब बर्फ वगैरह गिरना, बर्फ वगैरह जो जम जाती है, ये सारी चीजें जो हैं वो यहाँ होती हैं. कौन से लेयर पर? ट्रोपोस्फेयर पर. ठीक है, तो अपना जो सबसे फर्स्ट लेयर है अर्थ सरफेस का, वो कहलाता है आपका ट्रोपोस्फेयर. ठीक है, जो फर्स्ट लेयर है वो आपका क्या है? ट्रोपोस्फेयर. नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि जो इससे ऊपर, इसके बाद में जो सेकेंड मोस्ट लेयर है वो आता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर. ठीक है, सेकेंड नंबर पर आएगा आपका स्ट्रेटोस्फेयर. इस लेयर पर अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर के ऊपर क्या है? आपका स्ट्रेटोस्फेयर है. इट्स एक्सटेंड अप टू ए हाइट ऑफ 15 किलोमीटर. ये जो ट्रोपोस्फेयर है इसकी हाइट जो है वो कितनी हमने पढ़ी थी? 13 किलोमीटर. 13 किलोमीटर थी ना. इसी तरीके से ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 50 किलोमीटर. इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 50 किलोमीटर. This layer is almost free from clouds and associated weather phenomena, making conditions most ideal for flying aeroplanes. कि यहाँ पर कोई भी वेदर फेनोमेना जो है वो नहीं होता. यहाँ कोई बारिश नहीं होगी, यहाँ कोई बर्फ नहीं जमेगी, कोई क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा. ये उससे भी ऊपर अपर मोस्ट लेयर है
जहां पर एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं, जहां पर क्या होता है, जो एरोप्लेन्स है वो फ्लाई करते हैं, ठीक है, वो लेयर स्ट्रेटोस्फियर कहलाता है। वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फियर इज दैट इट कंटेन ए लेयर ऑफ ओजोन गैस, कि ये जो स्ट्रेटोस्फियर लेयर है यहाँ पर ओजोन गैस प्रेजेंट है। ओजोन गैस के बारे में हमने पढ़ा था ना, कि जिस तरीके से हमारे एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट जो एयर प्रेजेंट है उनमें से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, आर्गन और जो अदर गैसेस प्रेजेंट होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, उसी में से एक गैस कौन सी है, ओजोन। ओजोन जो है वो कितनी हमारी मतलब कि 0.04% हमारा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। तो वही ओजोन लेयर जो है वो हमारे कहाँ पर प्रेजेंट होता है, स्ट्रेटोस्फियर के अंदर, ठीक है। We have just learned how it protects us from the harmful effect of the sun rays, कि ये जो ओजोन लेयर है, ओजोन गैस है, वो हमें क्या करती है कि जो हमारी डायरेक्ट जो सन रेज होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है, किसको, ह्यूमन बींग्स को, है ना, और उस लेयर को भी प्रोटेक्ट करती है जिस लेयर में वो ओजोन गैस प्रेजेंट होती है। अदरवाइज क्या होगा, सन की अगर डायरेक्ट रेज जो है वो अगर पहुंचती है अर्थ के ऊपर, तो अगर एयर प्रेजेंट नहीं होगा तो गर्मी में तो बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी और सर्दी में बहुत ज्यादा सर्दी लगेगी, ठीक है। इसके बाद में जो थर्ड लेयर है वो आता है आपका मेसोस्फेयर। थर्ड लेयर जो है वो है मेसोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद में जो आपका थर्ड लेयर है वो है मेसोस्फेयर। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोस्फियर। एटमोस्फियर का थर्ड लेयर है, फर्स्ट ट्रोपोस्फियर, सेकंड स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड क्या है, मेसोस्फियर। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर के अबव, ऊपर है, एंड इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 80 किलोमीटर। हाइट देखो कैसे इंक्रीज होती जा रही है, ट्रोपोस्फियर की 13 किलोमीटर है, स्ट्रेटोस्फियर की 50 किलोमीटर, और मेसोस्फियर जो है उसकी हाइट कितनी है, 80 किलोमीटर। मीटियोराइट्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस, यानी कि स्पेस वगैरह से जो भी, जैसे जो हेवनली बॉडीज होती हैं जो मूव करती हैं, वो इस लेयर पर आने के बाद में क्या हो जाती हैं, बर्न हो जाती हैं ड्यू टू द हीट ऑफ सन। सन की जो डायरेक्ट हीट है उनकी वजह से यहाँ पर जो भी जो हेवनली बॉडीज होती हैं वो क्या करती हैं, ज़्यादा समय तक यहाँ नहीं रुक पाती हैं, बर्न हो जाती हैं। नेक्स्ट जो आता है आपका वो आता है थर्मोस्फियर। नेक्स्ट जो लेयर है वो है थर्मोस्फियर। फोर्थ नंबर पर आएगा आपका थर्मोस्फियर। सो इन थर्मोस्फियर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विथ इंक्रीजिंग हाइट। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है उनसे क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। आइनोस्फियर इज ए पार्ट ऑफ दिस लेयर, यानी कि ये जो थर्मोस्फियर है इसी का एक पार्ट है, क्या नाम है उसका, आइनोस्फियर। थर्मोस्फियर का ही एक पार्ट है जिसका नाम है आइनोस्फियर, जो कि किसका पार्ट है, थर्मोस्फियर का, ठीक है। इट एक्सटेंड बिटवीन 80 टू 400 किलोमीटर। इसका जो एक्सटेंड है वो कितना है, 80 टू 400 किलोमीटर, ठीक है, 80 टू 400 किलोमीटर एक्सटेंड है। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। In fact, radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer। यानी कि इसी लेयर से, ये जो थर्मोस्फियर है, इसी लेयर से जो रेडियो वगैरह जो कनेक्ट होते हैं, आप लोग देखते हो रेडियो के ऊपर हम उसमें कोई वायर वगैरह यूज नहीं करते हैं, उसमें क्या होते हैं, जो रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं से ये सारी चीजें कनेक्ट होती है एक दूसरे से, जो सैटेलाइट्स वगैरह जो आप लोग जिसको कहते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं वो कौन से लेयर पर आती है, थर्मोस्फियर के ऊपर आती है, ठीक है। थर्मोस्फियर वो लेयर है जहाँ पे ये सारी चीजें क्या होती है, कनेक्ट होती हैं, रेडियो ट्रांसमिशंस जो है वो कनेक्ट होते हैं, ठीक है। वो लेयर्स जो हैं वो वहां से टकराकर वापस अर्थ तक इसी लेयर से वापस आती है अर्थ के ऊपर, ठीक है। लास्ट जो हमारा लेयर है, सबसे ऊपर जो अपर मोस्ट लेयर है वो हमारा कहलाता है एक्सोस्फियर। जो अपर मोस्ट लेयर है वो है आपका
एक्सोस्फीयर। ठीक है, ये जो एक्सोस्फीयर है, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फीयर, कि हमारा जो अपर मोस्ट लेयर है वो क्या कहलाता है, एक्सोस्फीयर कहलाता है। एंड दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर, कि यहाँ पर जो एयर है वो कैसी है, बहुत थिन, यानी कि बहुत हल्की, है ना। एंड लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर, यानी कि यहाँ पर कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है एक्सोस्फीयर पर, हीलियम एंड हाइड्रोजन, हीलियम और हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। और यहाँ पर एयर का जो लेयर है, एयर की जो लेयर है वो बहुत हल्की है, बहुत थिन है। ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर जो है वो आया समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते Yes, हैं। ma'am. ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में तो सभी जानते हैं। इट इज गोइंग टू रेन टुडे, कि आज क्या है, बारिश हो रही है ना। विल बी ब्राइटी एंड सनी टुडे, विल इट बी ब्राइटी एंड सनी टुडे, क्या आज सूरज निकलेगा या उजाला जो है वो और दिनों की तरह आज वैसा ही उजाला होने वाला है। हाउ मेनी टाइम्स हैव वी हर्ड दिस फ्रॉम एंशियस क्रिकेट फैंस स्पेकुलेटिंग द फेट ऑन ए ऑफ ए वन डे मैच, कि जो वन डे मैचेस होते हैं उसमें हम ज़्यादातर यही देखते हैं ना, कि ऐसे सुनने को होता है बारिश आने वाली होती है तो बारिश होने वाली है, क्या आज मौसम साफ रहेगा, क्या उसमें मैचेस हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो हम इसमें सुनते हैं। If we imagine our body to be a radio and minds its speaker, weather is something that fiddle with its control knob, ये क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि हमारी जो बॉडी है वो क्या है, एक रेडियो है, और जो हमारा माइंड है वो स्पीकर की तरह काम कर रहा है। तो वेदर जो है वो इसी तरीके से कंट्रोल करता है, जैसे कि वेदर जो है वो इसी तरीके से काम करता है। कैसे? वेदर इज दिस आर टू आर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोस्फेयर। वेदर क्या होता है कि हर घंटे में बदलता रहता है, हर डे टू डे चेंज होता रहता है। कल बारिश हो रही थी, आज मौसम साफ है, तो वेदर कैसा हो गया, चेंज हो गया। कल कुछ अलग था, आज कुछ अलग है। कल बिल्कुल भी सूरज नहीं निकल रहा था, आज बिल्कुल एकदम अच्छा मौसम हो रहा है। हो सकता है थोड़ी देर बाद में बारिश हो जाए। तो ये जो चीजें हैं जो डे टू डे और आर टू आर चेंज होती है वो क्या कहलाता है, वेदर कहलाता है। ठीक है, एंड ए हॉट और ह्यूमिड वेदर मे मेक वन इरिटेबल, और जो हॉट और ह्यूमिड वेदर होता है, यानी कि गर्मी है और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, बारिश भी नहीं होती और हवा भी नहीं चलती है, तो वो कैसा मौसम होता है, ह्यूमिड मौसम होता है ना। तो जो ह्यूमिड वेदर है वो कैसा लगता है, इरिटेबल लगता है, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड लगता है हम लोगों को। ए प्लेजेंट ब्रीजी वेदर मे मेक वन चेयरफुल एंड इवन प्लान फॉर एन आउटिंग, कि बहुत अच्छा मौसम हो, बारिश होने वाली हो और सूरज भी नहीं निकल रहा है, धूप दिखाई नहीं दे रही है, तो उस मौसम में क्या होता है, ठंडी ठंडी हवा चलती है और उसमें आप क्या सोचते हो कि कहीं घूम कर आते हैं। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे, वेदर तो क्या है, कभी एक जैसा नहीं रहता, हमेशा चेंज होता रहता है। सो हाउ एवर दैट एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। अगर आप देखोगे कि बहुत लंबे समय तक डेली वही रूटीन हो, कि जैसे कि गर्मियों के मौसम में क्या होता है, सुबह तेज धूप रहेगी, लू चलेगी और शाम को जो है सूरज ढलने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। यही कंडीशन, यही सिचुएशन, यही वेदर कम से कम भी लंबे समय तक चलता है, तो वो तो क्या कहलाता है, क्लाइमेट कहलाता है। वेदर मीन्स होता है जो डे टू डे चेंज हो रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी धूप निकल रही है, आज अभी कुछ ठंडी हवा चल रही है, शाम को देखेंगे हम हवा नहीं चल रही है। तो ये सारी चीजें जो कभी भी फिक्स नहीं होती हैं एक समय पर, मतलब उनका कोई फिक्स नहीं होता है कि हम इसी मतलब कि लंबे समय तक भी वो वेदर चलता है, तब तो वो क्लाइमेट बन जाता है। लेकिन जो डे टू डे चेंज हो जाए, आर टू आर जो क्लाइमेट चेंज हो जाए, वो क्या कहलाएगा, वेदर कहलाएगा। ठीक है, नॉर्मली तो हम देखते हैं वेदर मीन्स मतलब क्या, मौसम, क्लाइमेट मीन्स क्या, मौसम, यही पढ़ते हैं ना। वेदर मतलब भी आप मौसम बताओगे, क्लाइमेट मीन्स भी मौसम ही बताएंगे। लेकिन क्लाइमेट वो कंडीशन है जिसमें
कोई भी जो सिचुएशन है वो बहुत लंबे समय तक चलती है, जो भी आपका जो वेदर है वो बहुत लंबे समय तक चलता है, तो वो तो क्लाइमेट कहलाता है। और जो डे टू डे चेंज होता है, आर टू आर चेंज होता है, वो क्या कहलाता है? आपका वेदर कहलाता है। आया आपको समझ में? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर, कि अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फियर। कि जो चीज़ हम फील कर रहे हैं, हमें सर्दी लग रही है तो इसका मतलब वो भी एक टेम्परेचर है, हमें गर्मी लग रही है तो वो भी क्या है? हमारा टेम्परेचर है ना? एटमोस्फियर का जो टेम्परेचर है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज कॉल्ड एज टेम्परेचर। कि जैसे ही अगर हमें जो एटमॉस्फेयर है उससे अगर हमें गर्मी महसूस होती है तो वो भी टेम्परेचर कहलाता है, और अगर हमें उससे सर्दी महसूस होती है तो वो भी क्या कहलाता है? टेम्परेचर ही कहलाता है। किसका? एटमॉस्फेयर का। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। कि सिर्फ डे और नाइट में टेम्परेचर चेंज नहीं होते हैं। आप देखोगे दिन के समय में तो हमें बहुत तेज गर्मी लगती है, रात को थोड़ा ठीक लगता है, ठीक लगता है ना? तो दिन के समय में तो टेम्परेचर हाई होता है और रात के समय में टेम्परेचर लो हो जाता है ना? तो ये सिर्फ डे और नाइट में टेम्परेचर चेंज नहीं होते हैं, बल्कि सीजन टू सीजन भी चेंज होते हैं। गर्मियों में टेम्परेचर हाई होता है, सर्दियों में टेम्परेचर कम हो जाता है ना? समर्स आर हॉटर देन विंटर। समर्स जो होते हैं उनमें गर्मी बहुत ज्यादा होती है, विंटर्स जो होते हैं उनमें सर्दी बहुत ज्यादा होती है। An important factor that influence the distribution of temperature is isolation। यानी कि ये जो फैक्टर है जिससे हम ये टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, यानी कि कभी गर्मी ज्यादा है कभी सर्दी ज्यादा है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं? आइसोलेशन कहते हैं। ठीक है? गर्मी में गर्मी ज्यादा लगना, सर्दियों में सर्दी ज्यादा लगना, तो ये जो इन्फ्लुएंस है, डिस्ट्रीब्यूशन है चेंजेस का, उसे हम क्या कहते हैं? आइसोलेशन। अब ये आइसोलेशन क्या है? कि आइसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। आइसोलेशन मीन्स क्या है? कि जो सन की जो रेज आ रही है अर्थ के ऊपर, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? आइसोलेशन कहते हैं, जिसके बिहाफ पर लोगों को सर्दी और गर्मी का एहसास होता है विद द हेल्प ऑफ एटमोस्फियर। एटमोस्फियर की मदद से लोग जो गर्मी महसूस करते हैं, सर्दी महसूस करते हैं, सन की जो डायरेक्ट रेज होती है उन्हीं से हम सर्दी और गर्मी का पता लगाते हैं। आया समझ में? द अमाउंट ऑफ आइसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। अब देखो, ये चीज मैंने पहले भी आपको बताई हुई है। ये आपका अर्थ है और ये सन की जो रेज है, ठीक है? ये जो अर्थ है ये हमेशा ऐसे ही तो नहीं घूमता, हमेशा टेढ़ा भी होता है, ये टिल्टेड रहता है ना। और सन की तरफ हमेशा क्या होता है? झुका हुआ रहता है, तो वो रोटेट करता रहता है ना? ये जो सन की जो डायरेक्ट रेज आ रही है, एक तो ये डिस्टेंस देखो और एक आप ये डिस्टेंस देखो, कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है? जो पोल्स पर है ना? इक्वेटर में सन की जो रेज हैं वो डायरेक्टली हिट कर रही हैं, दूरी भी कम लग रही है ना? लेकिन जो सन की रेज है वो पोल्स तक बहुत कम पहुंच पा रही है, कम पहुंच पा रही है ना? तो इसमें क्या बताया गया है कि द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। कि यहाँ पर जितनी हीट होगी वो धीरे 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 पोल्स तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है? जो रेज यहाँ पर जितनी गर्मी रहेगी वो पोल्स तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर। इसी तरीके से क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीज होता है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई पोल्स आर कवर्ड विथ स्नो? कि ये जो पोल्स हैं इनमें हमेशा क्या होते हैं? स्नो से कवर्ड होते हैं। यानी कि यहाँ का जो एरिया है, ये जो हमारे अर्थ के जो पोल्स एरिया हैं, ये हमेशा क्या होते हैं? स्नो से कवर्ड होते हैं। इफ द अर्थ्स टेम्परेचर राइजेस टू हाई, इट वुड बिकम टू वार्म फॉर द सम क्रॉप्स टू ग्रो।
टेम्परेचर इन सिटीज इज मच हायर देन दैट ऑफ विलेजेस, कि टेम्परेचर जो सिटीज का होता है वहाँ हाई टेम्परेचर होता है, विलेजेस में कम होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पॉल्यूशन कम होता है। द कंक्रीट एंड मेटल्स इन बिल्डिंग एंड एसफल्ट ऑफ रोड्स गेट हीटेड बाय ड्यूरिंग हीटिंग, कि जो सिटीज मैम दिव्य का माइक बंद कराओ। जो हीट और प्रेशर जो है वो, जैसे बिल्डिंग है आपकी, ये जो कंक्रीट की बनी हुई रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये सारी चीजें क्या है, ये हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करती है। जैसे ही हीट एब्जॉर्ब करती है क्या होती है, गर्मी जो है वो ज्यादा बढ़ती है ना। तो इनकी वजह से ये दिन में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। दिस हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द नाइट, और फिर दिन में तो ये क्या करते हैं, हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उसकी वजह से गर्मी लगती है। और रात को क्या होती है, इन सब चीजों से हीट रिलीज होती है, यानी कि गर्मी जो है वो निकलने लगती है। किससे? रोड और बिल्डिंग, इन सब चीजों से क्यों निकलती है? क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, मेटल प्रेजेंट होते हैं, कंक्रीट प्रेजेंट है। तो जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, डे टाइम में तो ये हीट एब्जॉर्ब करते हैं, और नाइट्स में ये क्या करते हैं, हीट को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। तो इसी की वजह से जो सिटीज है वहां गर्मी बहुत ज्यादा होती है। Also, the crowded high-rising building of the cities trap the warm air and thus raise the temperature of the cities। की और चारों तरफ अगर आप देखोगे कि बिल्डिंग्स होती हैं तो क्या होती है, उन सब की वजह से जो एयर है उनको पास होने का जगह नहीं मिलता है, और जगह नहीं मिलने के कारण सारी जो एयर है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। गर्म होने के बाद में एयर जो है वो क्या होगी, जैसे ही हीट होगी, हीट होने के बाद क्या होगी, हल्की हो जाती है, हल्की होने के बाद में ऊपर उठने लगती है ना। और यहाँ का जो एरिया है ये कैसा हो जाता है, पूरा ब्लैंक हो जाता है, खाली हो जाता है, जिसकी वजह से गर्मी जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, आया आपको समझ में टेम्परेचर? यस मैम। अब हम आगे क्या करते हैं, यस थोड़ा मैम। आपको आपका रिवीजन जो है फर्स्ट चैप्टर का वो कर लेते हैं। ठीक है, टेस्ट में आपके आने वाला है ना, सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो यस मैम। ऑब्जेक्टिव होंगे। यस जैसा कि आप अभी तक देते आए हो एग्जाम, वैसे ही आपका एग्जाम होगा। उसमें टाइम लिमिटेशंस होंगे, उसी टाइम लिमिट में आपको वो फिल करना है और सबमिट करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इसीलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके के हो सकते हैं, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आपका क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग which one of the following is created by nature। नेचर जो है, इनमें से कौन सी चीजें, जैसे कि अभी मैं लिखती जा रही हूँ उसके बाद बताना है आपको। कार्स, स्कूटर्स एंड बसेस। बी वाला जो ऑप्शन है वो है आपका माउंटेन्स, रिवर्स एंड ट्रीज।
फिर है रोड्स, बुक्स, पेन एंड कॉपीज, या फिर ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो अब आपको क्या बताना है इसके अंदर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कि इनमें से कौन सा नेचर ने बनाया, नेचर जो है उनसे बना हुआ है। तो बताओ कौन सा बना हुआ है जो नेचुरली है। मैम बी वाला। मैम बी वाला। यस, मैम बी वाला। वेरी मैम गुड। बी वाला। जो आपका ऑप्शन मैम है बी वो वाला। कौन सा आएगा, आएगा बी, माउंटेन्स, रिवर्स एंड ट्रीज। कि कार्स, स्कूटर्स और बसेस जो हैं ये तो अपने आप बन नहीं सकते, इनको तो कौन बनाएगा, ह्यूमन बींग्स बनाएंगे। जो आपका रोड है, बुक है, पेन, कॉपीज, ये भी अपने आप नेचुरली नहीं ऑकर होते हैं, इन्हें भी क्या होता है, बनाना होता है। और ऑल ऑफ दीज भी हम नहीं कर सकते क्योंकि इनमें ये दो ऑप्शन है। तो अपना आंसर कौन सा होगा, माउंटेन्स, रिवर्स एंड ट्रीज। ठीक है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। चलो मैं एक क्वेश्चन और बताती हूँ आपको। मैम यस, जो आपने बोर्ड पे लिखवाया है ये आप दोगे क्या एग्जाम में? मैंने तो बेटा सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया है, मैं तो ये देख रही हूँ आपने कितनी तैयारी की है ना, आपने कितनी तैयारी है आपकी वो मैं देख रही हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो मैम है शिप ऑफ, यस, मैम पूरे 10 क्वेश्चंस आएंगे क्या? हाँ 10 क्वेश्चंस होंगे और वो भी सबके सब ऑब्जेक्टिव होंगे। मैडम यस, मैम जैसे पिछली बार हुआ था मैम, उसमें सबमिट करते मार्क्स मिल जाते, वो वाला होगा? हाँ वैसा ही होगा ये, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे सारे और आपको फिल करके उसमें सबमिट करना है। उसमें सबको अपना यस नाम लिखना है ना, ये नहीं है उसमें कुछ भी लिख दोगे। जिस अगर अपने नाम के अलावा आपने कुछ भी उसमें एंटर किया तो आपका जो वो पेपर है वो सबमिट नहीं होगा, उसमें एब्सेंट ही माना जाएगा उसको। ठीक है ना, उसमें आपका नाम पूछे तो आपको नाम एंटर करना है, और उसमें अगर आपको आपका फोन नंबर पूछे तो फोन नंबर एंटर करना है। जितना उसमें क्वेश्चन किया ओके जाए मैम। उसमें रियली करना है। कई बार क्या होता है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं उसमें ABCD लिख देते हैं खाली, तो कैसे पता चलेगा मुझे कि ये कौन है। आप उसमें अपना नेम लिखोगे तभी वो जो नेम है वो यहाँ सबमिट होगा आपके नाम से, है ना। यस मैम। अदरवाइज आप एब्सेंट दिखाई दोगे यहाँ पर। अगर जिसका बच्चे का नाम है वो नाम नहीं लिखा होगा तो वो यहाँ पर एब्सेंट ही शो होगा। ठीक है, यस मैम। अब देखो आपको क्वेश्चन में पूछती हूँ, आपने तैयारी तो की है ना थोड़ी बहुत, तो फर्स्ट चैप्टर तो पढ़ा ही होगा। यस मैम। हाँ तो चलो मैं पूछती हूँ कुछ क्वेश्चन। शिप ऑफ द डेजर्ट कौन है, मैम कैमल। शिप ऑफ द डेजर्ट, कैमल। वेरी गुड, कैमल। कैमल जो होता है वो क्या है, शिप ऑफ द डेजर्ट है। और आपका जो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, क्वेश्चन रिपीट करना। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, बताओ। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब सेलिब्रेट होता है, 5 जून को। कब सेलिब्रेट होता है, 5 5 5 जून। जून। ठीक है, आपके बुक में दिया हुआ है बेटा ये सारी चीजें। जो आपके देखो बॉक्सेस दिए हुए ना साइड में, डू यू नो, लेट्स डू, ये सारी चीजें भी रीड करना है आपको। ग्लॉसरी है, ये सारी चीजें भी पढ़नी है। ठीक है, यस मैम। हाँ, और इसमें आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके चैप्टर से रिलेटेड ही हैं, और जो आपके बुक में दिया हुआ उसी से रिलेटेड है, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, आपको कुछ पूछना है फर्स्ट चैप्टर से, नो मैम। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो, सबकी अच्छे से तैयारी है। दिव्य,
दिव्य, यस मैम। हाँ कैसी तैयारी है बेटा? फर्स्ट चैप्टर आपको अच्छे से लर्न है क्या? यस मैम। रिवाइज कर रहे हो? यस मैम। आपकी नोटबुक नहीं आई है अभी तक मेरे पास? मैम आज ला दूंगा। मुझे आज आपकी नोटबुक चाहिए। आपके टेस्ट से पहले जिन बच्चों की नोटबुक चेक नहीं हुई है उन सभी को अपनी नोटबुक सबमिट करनी है। ये मार्क्स भी आपके ऐड होंगे उसमें आपकी नोटबुक के, ठीक है ना? ओके मैम। जिनकी चेक नहीं हुई है वो चेक करवा लो। ओके स्टूडेंट्स? ओके मैम, थैंक ओके यू। मैम।